हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हम चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की। ठीक है, एक संक्षिप्त जानकारी हम जानेंगे, क्योंकि क्लास 9th में केवल संक्षिप्त वर्णन ही दिया गया है, इसलिए हम क्लास 9 में केवल संक्षिप्त वर्णन ही जानेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्या सेल वॉल क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या जानेंगे? सेल वॉल क्या होता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसी भी जीव की सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इट इज अ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन नेचर, यानी ये नेचर में क्या होती है? प्रोटेक्टिव होती है और सपोर्टिव। ये प्रोटेक्शन भी प्रदान कराती है, उसके साथ साथ सपोर्ट भी प्रदान कराती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये प्रोटेक्शन और सपोर्टेशन दोनों चीज प्रोवाइड कराती है। ये पाई कहाँ जाती है? इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। कहाँ पे पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ प्रोटिस्ट में भी ये पाई जाती है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन ये जो एनिमल सेल होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। ये किसकी बनी हुई होती है? पेक्टिन की और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इट इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसकी हम संरचना देखें, इसमें कई सारी लेयर्ड पाई जाती हैं। लेयर में जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें तो एक मिडिल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, फिर उसके बाद इनर लेयर। 3 लेयर में ये बटी हुई होती है। इट इज हेल्पफुल इन ऑस्मोसिस। ये किस में मदद करती है? ऑस्मोसिस में। जब सेल्स के अंदर ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर का लॉस होता है, उस समय क्या होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? ऑस्मोसिस में क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेल वॉल क्या होती है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव होती है। उसके साथ साथ कहाँ पे पाई जाती है? एनिमल सेल, फंगी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती है। एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। मेड किसकी बनी हुई किसकी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इट इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। उसके बाद हेल्पफुल किस में होती है? ऑस्मोसिस में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना? तो सेल वॉल लिखिए, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बताते हैं आपको। इसको पहले नोट करिए। चलिए अब बात हम करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। किसी भी सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है। हमने सेल के लिए भी क्या कहा था? आउटर मोस्ट कवरिंग कहा था, और सेल मेम्ब्रेन के लिए भी आउटर मोस्ट कवरिंग कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। सेल वॉल थी वो कुछ ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही, इसलिए ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग यही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है वो कुछ ही जीवों में पाई जा रही है, जैसे प्लांट में पाई जा रही है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जा रही है। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में, फंगी में पाई जा रही है। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में वो पाई जा रही है, बाकी और सब में नहीं पाई जा रही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि क्या करती है? सेल के अंदर जो कुछ भी पार्ट है, जो कुछ भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को और इस जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से उस सेल के जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको जो अलग अलग करते हैं, जो अलग करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। एक ऐसी भित्ति होती है जिसके द्वारा कोई भी सेल एक दूसरे सेल से कभी ऐड नहीं होता है। नहीं तो अगर सेल मेम्ब्रेन ना होती तो आपस में दो सेल आपस में चिपक जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कारण उसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है? इन्वायरमेंट से उस सेल को एकदम से अलग करके रखती है। अगला पॉइंट क्या है? इट अलो और परमिट द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? परमिशन देती है। किस चीज के लिए? कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल
क्या हो, अंदर आ सके या फिर बाहर जा सके। किसकी मदद से आता जाता है, सेल वाल की मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। अगर सेल मेम्ब्रेन ना होती तो कोई भी पदार्थ न सेल के अंदर आ सकता और न सेल से बाहर जा सकता। Some substance like CO2 and O2 can move across the cell membrane by a process called diffusion। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, O2 यानी ऑक्सीजन हो गई, इन सब का आदान प्रदान भी तो होना जरूरी होता है भाई। सेल तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी सेल से बाहर भी निकलना चाहिए। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत से तकलीफ होने लगेंगे, ठीक है। तो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने का कार्य जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। और वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन मूव कर लेता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है और वहां से CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक। अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस ना होती तो सेल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज अंदर ना जा सकती, ना कोई भी चीज बाहर जा सकती, ठीक। ना तो बाहर की चीज अंदर, ना अंदर की चीज बाहर होती। लेकिन डिफ्यूजन की प्रोसेस कहाँ पे होगी, सेल मेम्ब्रेन में होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसको तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, उसके बाद न्यूक्लियस की। चलिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होती है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड इन द सेल। जो फ्लूइड फिल्ड, जो कुछ भी फ्लूइड फिल्ड होता है सेल के अंदर, जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर सिंक इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे जो कुछ भी हो, सभी क्या होते हैं उस साइटोप्लाज्म में ही डूबे रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, ठीक है। अगली चीज, इट ऑक्युपाई मेजर पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे ज्यादा पार्ट घेरता है, कौन, साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल का सबसे ज्यादा जो भी पार्ट बचा कुचा रहता है उस सारे पार्ट को साइटोप्लाज्म घेरे हुए होता है, ठीक है ना। इसको नोट करिए। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस, उसको भी बता के खत्म करते हैं वीडियो की। न्यूक्लियस, इसको किसने डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, ठीक। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद इट इज अ डबल मेंबर बाउंड स्ट्रक्चर। ये चारों तरफ से घिरी हुई एक द्विभित्तीय संरचना होती है इसकी। इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि क्या स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इसमें भी इसके कई पार्ट होते हैं, ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तीसरा न्यूक्लियोलस होता है, चौथा क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वॉल ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ऊपर सबसे ऊपर उसकी गोल संरचना होती है और उसके ऊपर जो भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसके बाद फोर्थ, उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने अंदर रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई, कोई चीज़ ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप भी नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।